हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीएसई बोर्ड में ये टॉपिक थोड़ा डिटेल है, तो हम उन हर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारे पॉइंट्स को ग्रेजुअली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं कि आप लोग कितना गेन कर पाते हैं इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के पहले टॉपिक में, तो पहली चीज़ होती है कि क्या है, कैसे इंट्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है, सिंबल्स क्या होते हैं। तो ये एक, जब भी हम कोई भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, और जब भी हम किसी भी मैटर के चेंजेस के बारे में वी डिस्कस, जब भी हम पढ़ते हैं उसको, तो ये इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, टू कम्युनिकेट जो केमिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो उस रिएक्शंस में कितनी हीट जनरेट हो रही है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट आर द न्यू केमिकल विच हैज़ बीन फॉर्म्ड आफ्टर दोज रिएक्शंस। तो वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसको हम जो भी वॉट एवर द केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सिम्बॉलिक केमिकल सिम्बल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द tools of chemistry, symbols, formulae, valency, radicals, chemical equations. I mean, it will give us all the information about कि जब भी हमारे पास कोई एटम बन रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या है, उसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशंस वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर्स जो होगा किसी भी स्टेट का कंसिडर करेंगे वो मॉलिक्यूल होता है। और दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अगर उस केमिकल में कोई मॉलिक्यूल बना है तो वो उस मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होएगा और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी कोई भी नया मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो केपेबल होएगा फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसके बाद से सेकंड पॉइंट की नंबर, एक वर्ड टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब जैसे सपोज करो कि मीथेन CH4 करके एक मॉलिक्यूल है, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 5। क्यों होगी 5? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी टोटल कितनी होगी, 5। तो हमेशा दिमाग में रखना ये बातें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो एटॉमिसिटी में कुछ टर्म्स आएंगे। टर्म्स क्या आएंगे कि भाई मोनो एटॉमिक क्या है, डाई एटॉमिक क्या है, पॉली एटॉमिक क्या है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है। तो जैसे सपोज करो हम मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, तो दिमाग में रखना कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म, मोस्ट ऑफ द मेटल। अब जैसे सपोज करो मेरे पास सोडियम है, ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, मोनो एटॉमिक है। आयरन ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, मोनो एटॉमिक है। कॉपर ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर बीन ट्रीटेड एज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें तो ऑल द गैसेस जनरली जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हमारे पास H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये सारे गैसेस क्या होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक का मॉलिक्यूल्स के ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल्स जो तीन एटम से बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है I3-, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्राई एटॉमिक फॉर्मेशन में होता है। या एक सबसे बेस्ट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ओजोन, O3। इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा, ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, यूवी रेस को फिल्टर आउट करता है। तो ओजोन एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ते हैं। एक और चीज़ जो आप पढ़ते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे करके हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो दीज आर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब वो जिसके अंदर 4 एटम्स का फॉर्मेशन होता है, वो स्पीशीज जिसके अंदर क्या होता है, 4 एटम्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे बेस्ट टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, आपके दिमाग में भी कुछ होगा, ट्राई टू रिमेंबर इट। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, NH3 जो होता है
वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। अगर हम बात करें ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सबसे बेस्ट जो हमने पढ़ा था S8 का स्ट्रक्चर थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। S8 इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी इनोवेटिव क्राउन शेप होता है वो। तो S8 करके मॉलिक्यूल है। मतलब क्या है कि मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम है, डायटॉमिक जिसमें दो है, और पॉली एटॉमिक का मतलब जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स होंगे उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नाउ जब भी हम इसकी बात करेंगे, इस चैप्टर की बात करेंगे, तो इसके बारे में हम कुछ कुछ चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ कि आपने पहले ही पढ़ चुका है कि यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आपको जानते हैं कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल और केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। उसको किसी भी और एटम, किसी भी स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर या किसी भी और आयंस की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और याद रखना, जब भी ये बनता है, जब भी ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। उसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड होएगा, तभी वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होएगा। अदरवाइज दोज मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास NH3 है, अमोनिया है, तो उसमें वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, तभी अमोनिया बनेगा। नहीं तो अगर लेट सपोज कि आपने इसको NH4 पॉजिटिव कह दिया तो ये अमोनियम आयन हो जाएगा, अमोनियम, वो फिर अमोनिया नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप जब भी देखने की कोशिश करोगे, जब भी एटम्स एक साथ आते हैं और एक मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, तो उनका जो प्रोपोर्शन होएगा वो हमेशा फिक्स होएगा। अगर उस प्रोपोर्शन से आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। हो सकता है वो दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाए, या हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही ना करे। अब जैसे सपोज करो कि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है जी? H2O ही तो होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O ही तो होता है। अगर इसको तुम एसिडिफाई करो तो ये एक स्टेज में H3O पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन हो गया। ये दैट इज, इसकी जो नेचर है वो वाटर से बिल्कुल अलग हो जाएगी, ये एसिडिक नेचर हो जाता है। तो इसलिए जब भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होएगा, दैट टू विद अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का मतलब अगर वाटर है तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होएगा, कुछ और नहीं हो सकता। अगर कुछ और आप ऐड करने की कोशिश करोगे, सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो या तो वो मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी खो देगा या वो मॉलिक्यूल पर से दूसरा हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस ओवर हियर। एम आई मेकिंग सेंस? हमेशा दिमाग में इन पॉइंट्स को रखिएगा। नाउ सिंबल्स की बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई भी एटम होएगा या कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसका केमिकल रिप्रेजेंटेशंस का उसका एक सिंबल होएगा। अब जैसे मैं बोलूँ, जैसे आप बोलोगे कि सर आप जो है नाइट्रोजन के बारे में बोले, तो नाइट्रोजन ऐसा होएगा, N लिखते हैं हम, दिस इज अ केमिकल सिंबल। अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो फिर वो N2 होएगा, दिस इज सिंबल। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन ऐसा होएगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो वो क्या होगा? O2 होएगा। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो होते हैं ना, इनके शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखाने की कोशिश की जाती है। और दीज सिंबल इंडिकेट द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और उसका स्पेसिफिक केमिकल कैरेक्टर और फिजिकल कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी उसका, वो हमेशा, फर्स्ट लेटर जो होगा किसी भी उसका, वो हमेशा कैपिटल होएगा। जो सेकंड लेटर होता है वो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखने की कोशिश करते हैं, उस स्पेसिफिक सिंगल का, उस स्पेसिफिक एलिमेंट का। तो सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। जैसे सपोज करो कि हमने फॉर एग्जांपल कोबाल्ट लिखा, तो कोबाल्ट का जो पहला लेटर होएगा वो C कैपिटल होगा और O स्मॉल होएगा। C कैपिटल होएगा और O स्मॉल होएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का पहला लेटर भी कैपिटल होएगा और मोनोऑक्साइड मतलब सिंगल ऑक्सीजन, तो दूसरा लेटर भी क्या होएगा? वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल एलिमेंट है जो दो अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होएगा और दूसरा लेटर क्या होएगा? स्मॉल होगा। जैसे आयरन, तो आयरन का पहला लेटर जो F है वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर क्या होगा?
दूसरा लेटर क्या होगा, ई स्मॉल। दीज आर सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एलिमेंट, दीज आर सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास 2 हाथ है, तो इन दोनों हाथ से मैं 2 लोगों को पकड़ सकता हूं, नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ना जी, कोई भी एलिमेंट है, तो उसकी कंबाइनिंग पावर, वो कितना कंबाइन कर सकता है, एक के साथ कंबाइन कर सकता है, 2 के साथ कंबाइन कर सकता है, 3 के साथ कंबाइन कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी टर्म को हम हमेशा क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इसी टर्म को हम वैलेंसी बोलते हैं। हालांकि इनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर टेंडेंसी टू बाइंड, टू कंबाइन with other elements, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। The property of an element to determine number of atoms with which an atom of an element can combine। मतलब ये टेंडेंसी की बात करें। जैसे सपोज करो कि मैं बोलूं कि एक नाइट्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो ये इस नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी है कि वो 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है। अगर एक मेरे पास ऑक्सीजन है और वो 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो वो इस ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी, आई एम सॉरी इट विल बी रिटन इन H2O फॉर्म, बट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड मैंने ऐसे लिखा कि एक ऑक्सीजन जिसकी कैपेबिलिटी है 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड करने की, ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका कितना कॉम्बिनेशन पावर है। उसी को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, उसी को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, इट इज वेरी, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, चाहे लूज हुआ, चाहे गेन हुआ, चाहे शेयर हुआ, इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब एक एटम है, चाहे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, याद रखना गेन करने में भी कुछ चीजें चेंज होगी, हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, चाहे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आए, चाहे उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर किया, मतलब इन तीनों केसेस में हम डिटरमाइन करेंगे उसकी वैलेंसी की, वैलेंसी कितनी है, उसकी कॉम्बिनेशन पावर क्या है, विल बी डिटरमाइनिंग दोज थिंग्स। अब देखो, जैसे आयंस किसको बोलते हैं, कोई भी, व्हाट आर एक्चुअली आयंस, व्हाट एग्जैक्टली द टर्म आयंस मीन्स टू यू, इसका सेंस क्या है। आयन का मतलब कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट, उसके ऊपर चार्ज हो, उसको हम आयन बोलते हैं। कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, मतलब चार्ज्ड एटम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको हम आयंस बोलते हैं। जैसे Cl नेगेटिव इज एन आयन, Na पॉजिटिव इज एन आयन, ठीक है ना। तो जब भी किसी भी स्पीसीज के ऊपर चार्ज हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्मली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Na एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वही आगे बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से अगर जो लूज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है Cl है और इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। दिस इज गोइंग टू कम। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आउटर मोस्ट शेल में जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ये सारे रिएक्शंस उसके बेसिस पे होता है। अब देखो एक चीज और है, टू अटेन स्टेबिलिटी, जो मैजिकल नंबर 8 बोला जाता है, स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, मैजिकल नंबर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है जो ऑक्टेट में, आउटर मोस्ट शेल में। तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज को मतलब जो स्टेबिलिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन, जो मैजिकल नंबर गेन करने के लिए, वो क्या करता है, आइदर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आइदर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमारे पास स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए क्या होता है, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैजिकल नंबर होता है, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। एम आई मेकिंग सेंस? जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से, जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने क्या किया, क्योंकि 8 मैजिकल नंबर उसको अचीव करना मुश्किल होएगा, क्योंकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो उसके लिए इजी क्या होएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसलिए वो सोडियम पॉजिटिव हो गया। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, तो वो 17 ग्रुप का मेंबर, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करके और मैजिकल नंबर 8 अचीव करना इजी है, इसलिए वो क्या होगा, Cl नेगेटिव। नाउ देखो ध्यान से, यहां पे हमने क्या किया,
वी हैव जस्ट कम अक्रॉस दोज थिंग्स। इसको ध्यान से देखें, सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो क्या हो गया, Na पॉजिटिव। ये मोनोवैलेंट होता है, मतलब सिंगल उसमें होता है। अगर हम Mg की बात करें तो Mg के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 अचीव करना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डाइवैलेंट। उसी तरीके से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितना है जी, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 अचीव करना मुश्किल है, वो क्या करेगा, लूज कर देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइवैलेंट। अब याद करना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कैटायन बोलते हैं। मतलब वो जो मैंने अभी बोला था कि जो अभी बात की थी मैंने कि अगर सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। अगर हमारे पास Mg2 पॉजिटिव है तो डाइवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन। अगर एल्यूमिनियम +3 चार्ज है, +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज है, तो ट्राइवैलेंट कैटायन। मतलब ये 3 नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड कर सकता है, ये 2 नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड कर सकता है, और ये 1 नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि क्लोरीन। अब क्लोरीन को देखो, इसके वैलेंस शेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस शेल। तो इसको एक गेन करना इजी है ना जी, तो जैसे ही ये एक गेन किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 8, तो ये भी मोनोवैलेंट है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, और मैजिकल नंबर 8 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो क्या हो गया, -2 ट्राइवैलेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इधर मेंशन नहीं है, इधर मेंशन होना चाहिए था। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये 3 गेन करेगा, 3 गेन करेगा, तो ये ट्राइवैलेंट हो जाता। ट्राइवैलेंट मतलब 3 नेगेटिव चार्ज, ये 3 लोगों के साथ बाइंड कर सकता था, मतलब करता है 3 लोगों के साथ, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो सिंगल नेगेटिवली चार्ज होगा वो मोनोवैलेंट, जो जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा वो डाइवैलेंट, और जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होगा उसको ट्राइवैलेंट बोलेंगे। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज नोन एज एनायन। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट एनायन, ये क्या हो जाएगा, डाइवैलेंट एनायन, और ये क्या हो जाएगा, ट्राइवैलेंट एनायन, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास H है, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मतलब कैटायन, तो अगर Cl नेगेटिव है तो एक Cl के साथ ये एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाइंड करेगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन है, -2 है, ऑक्सीजन क्या है तुम्हारे पास, -2 है, -2 है, तो ये H पॉजिटिव है, तो इसको दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो -3 है ना जी, तो इसको 3 हाइड्रोजन 3 H पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या बना देगा, अमोनिया NH3। तो वी जस्ट हैव टू कंक्लूड दीज वेरी थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब एक वर्ड, इससे पहले हमने क्या सीखा था कि भाई कैटायन होएगा मोनोवैलेंट, फिर मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। उसी तरीके एनायन की भी बात की थी कि मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है और ट्राइवैलेंट है। और अब हम बात कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ एटम्स। शेयरिंग ऑफ, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसी बाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, बड़े क्लास में जाएंगे तो कोवैलेंट बॉन्डिंग। और एनायन और कैटायन एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो उसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन अ क्लास 10th वाला स्टफ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एटम, जैसे हमारे पास क्लोरीन कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका बेस्ट एग्जांपल NaCl है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसका बेस्ट एग्जांपल है H2, बेस्ट एग्जांपल है H2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में जी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों नाइदर गेन कर सकते हैं नाइदर लूज कर सकते हैं। तो शेयर करके दोनों आपस में जो 2 की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन एक केस है जो 2 की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज बेस्ट एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन की बात की थी, 2 नाइट्रोजन, तो दोनों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, है ना जी। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5। ध्यान से देखना,
कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 5, और इनको अपने आउटर इनके ऑक्टेट मैजिकल नंबर 8 कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो ये आपस में क्या करेंगे बाइंड कर लेंगे। इसीलिए जो नाइट्रोजन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ट्रिपल बॉन्डिंग एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। इनका जो आप देखेंगे इनकी इंथैल्पी मतलब इनका जो रिएक्शन टुवर्ड्स किसी और चीज के लिए काफी कम होता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए रिएक्ट कर जाता है जल्दी। अब एक देखो जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है दो हाइड्रोजन के साथ, अभी दो हाइड्रोजन के साथ क्यों कंबाइन कर रहा है क्योंकि याद रखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, कितना होता है 6। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर। एक पीरियोडिक टेबल पे हमने वीडियो बनाया है, उसमें आपको याद ही करा देंगे कि एक्चुअली कौन से ग्रुप में कितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक बार देखिएगा जरूर। नाउ अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो एक ही होता है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्या होता है एक ही होता है, तो ये आपस में क्या करेंगे शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट 2 की कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट 2 की कंप्लीट हो गई, और ऑक्सीजन की भी टोटल 8 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। तो इसी प्रोसेस को हम शेयरिंग क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ एन एटम्स। ये एटम्स एक्चुअली में अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं टू मेक देमसेल्फ बिट स्टेबल। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, तो वेरिएबल वैलेंसी का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा हायर क्लासेस में मिलेगा जब डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल आएगा। हम ये बोलते हैं आई मीन उसको थोड़ा डिस्कस नहीं करते हैं, पर कुछ कुछ पॉइंट्स उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पर याद रखना वेरिएबल वैलेंसी भी कई एटम्स के मतलब इट इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एन एटम, वेरिएबल वैलेंसी। एंड अगर छोटे शब्दों में बताई जाए, ये थोड़े हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है कि जिस स्पीसीज में 3D ऑर्बिटल होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो दिस वेरी कॉन्सेप्ट विल बी डीलिंग इन क्लास 11। तो अभी के लिए बस वेरिएबल वैलेंसी को एक टर्म की तरह आप पढ़िएगा। अब होता क्या है वेरिएबल वैलेंसी की, कोई भी एक स्पीसीज जिसके अंदर दो हमारे पास टेंडेंसी होती है दो तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। अब वेरिएबल वैलेंसी के लिए बोला गया कि सम एलिमेंट कैन लूज मोर इलेक्ट्रॉन देन द प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। क्या बोला गया कि उसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। लूज करने का मतलब कि जब वो अपने इस सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नीचे वाला शेल आ जाएगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस करके रीजन होता है वेरिएबल वैलेंसी का। अब ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या बता रहा हूं मैं। तो लेट सपोज कि कोई एक्स नाम का एलिमेंट है, तो उसके एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट सपोज कि इसके एक शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले स्टेज में ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहां, इस शेल से आएगा ना इलेक्ट्रॉन्स, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो वो कहां से आएगा, फिर ग्राउंड शेल से इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक एटम ऑफ एन एलिमेंट समटाइम लूज मोर इलेक्ट्रॉन देन द प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है वेरिएबल वैलेंसी का, पर सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन यही है 3D ऑर्बिटल वाला, जो थोड़ा आगे पढ़ोगे आप लोग। अब देखो वेरिएबल वैलेंसीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले देखो नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। इतना काम कर दिया गया है कि यहां पे आपका काम हो जाए, मतलब क्लास 9th में जितनी केमिस्ट्री है उसको आप हेड ऑन ले सको, मतलब यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स वेरी वेल, ऐसा कुछ किया गया है। तो जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, फॉस्फोरस है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास, ठीक है। तो ये शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी भाई। और उसके बाद से देखेंगे तो जैसे नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, ये एग्जिबिट कर सकते हैं वेरिएबल वैलेंसी 3 और 5, मतलब 3 भी दिखा सकते हैं और 5 भी दिखा सकते हैं। और सल्फर को देखो तो सल्फर 2 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है। मतलब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक 3 5, और सल्फर दिखा सकता है 2 4 6। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कॉपर
कॉपर दिखा रहा है 1 और 2, तो कॉपर का अगर 1 होएगा, याद रखना कॉपर अगर +1 है तो ऑक्सीजन सॉरी इसके ऊपर एक चार्ज है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो -2 है, तो कितने कॉपर चाहिए, तो Cu2O ही होगा ना जी, यही होगा ना इसकी। इस केस में देखो अगर लेट सपोज कि Cu2 पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन भी क्या होगा -2 होगा, तो दोनों का आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा CuO। मतलब कि कॉपर अगर 1 है और 2 है तो इसके 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 ऑक्साइड पॉसिबल होंगे, कॉपर ऑक्साइड ये Cu2O और कॉपर ऑक्साइड CuO। नाउ इसी तरीके से मरकरी है, मरकरी 1 और 2 दिखा सकता है, तो मरकरी 1 में आपको क्या होगा HgO होएगा और मरकरी 2 में क्या होएगा, मरकरी अगर 1 होएगा तो Hg2O होएगा और मरकरी 2 होएगा तो Hg होगा। सेम एज दिस वेरी कॉन्सेप्ट, सेम एज दिस वेरी कॉन्सेप्ट। लेड मतलब Pb, टिन मतलब Sn। लेड अगर 2 है तो PbO दिखाएगा, 2 का मतलब क्या है कि Pb2 पॉजिटिव और O का मतलब क्या है -2, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा PbO। मेकिंग सेंस, PbO मेकिंग सेंस। अगर 4 होएगा, Pb 4 होएगा, अगर 4 होएगा तो लेट सपोज कि Pb +4 है और ऑक्सीजन क्या है -2 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा PbO2। दिस इज द थिंग, PbO2। समझ रहे हो, हर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। उसी तरीके से टिन की बात करेंगे तो टिन हमारे पास क्या है Sn क्या है तेरा +2 और हमारे पास क्या है +2 है, तो अगर Cl -1 है तो कितना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए SnCl2 जो यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन अगर Sn4 है +4 है तो Sn और कितना Cl चाहिए, 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा SnCl4। मेकिंग सेंस, SnCl4। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल वैलेंसी और ये आपके कोर्स में इतना है तो इसको ध्यान से देखना। पर एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंट और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस में है ना। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, अभी तक पीछे भी मैंने फॉर्मूलेस के ऊपर काफी बात की है, इसको हम देखेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। डोनेट किया जाता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे मोस्ट ऑफ द गैसेज और कुछ लिक्विड्स का एक्सप्लेनेशन, जैसे हाइड्रोजन है H2 को किया गया, ऑक्सीजन O2 किया गया, N2 को किया गया और Cl2 को किया गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब याद रखना कि ये हमेशा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होएगा ना उसका रेशियो फिक्स्ड होएगा। फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि अगर 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन किए तो 1, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है तो 1:1 ही होएगा भाई हाइड्रोजन। अगर उसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 कंबाइन कर रहा है तो ये भी 1:1 ही होएगा। अब क्यों 1:1 होएगा, क्योंकि यहां पे भी जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में शेयर किए टू मेक इट्स रिक्वायरमेंट 2। उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको मैजिकल नंबर 8 अचीव करने के लिए क्या करना है, 2 बॉन्ड करना है, तो दोनों आपस में बाइंड करेंगे, 2 बॉन्ड हो जाएगा, तो इसलिए भी इनका रेशियो 1:1 होएगा। नाइट्रोजन के भी केस में वही होएगा कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में फिर आई एम एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स कि वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पे भी आप देखो नाइट्रोजन के तो इसका वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4 और 5 और आपस में ये इस तरीके से बाइंड होंगे, 3 बॉन्ड आपस में करेंगे। तो देखो ना इसका 8 कंप्लीट हो गया कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट। शेयर कर लिया ना इन्होंने, शेयर कर लिया ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती भूल गया मैं केमिस्ट्री के चक्कर में अब यहां पे देखो तो ये क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब इन दोनों ने आपस में मैजिकल नंबर अचीव कर लिया। तो दिस इज द वे वी अप्रोच दोज थिंग्स, दिस इज बिट इंपॉर्टेंट। इस करके मॉलिक्यूल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। रेडिकल, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। रेडिकल हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा एनर्जी जिसमें होती है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड यूजुअली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड नोन एज रेडिकल। मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैं
और मेरा एक दोस्त बिजनेस में है, उसने भी कुछ 50 रुपये लगाए, मैंने भी कुछ 50 रुपये लगाए। किसी कारणवश क्या हुआ कि उसने अपने 50 रुपये वापस ले ली, तो मैं भी अपने 50 रुपये वापस ले लूँगा, तो इसको हम रेडिकल बोलते हैं। अब इसको केमिस्ट्री के समय, अब 100 रुपये में कोई धंधा आजकल तो हो नहीं सकता। दिस इज जस्ट टू मेक यू ऑल एक्सप्लेन कि क्या है रेडिकल होता क्या है। कि जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, आपस में इन्होंने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर किया है, तो इसने अपना हाफ हेडेड एरो इधर, मतलब 50% इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया और 50% इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया। दोनों ने क्या किया, अपना 50-50% शेयर ले लिया ना जी, तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी को हम रेडिकल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। इन केमिस्ट्री वर्ड्स, इन अ मोर प्रिसाइज वर्ड, रेडिकल का हमेशा एक इंपॉर्टेंट मतलब होता है। रेडिकल का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। याद रखना, जब भी कोई भी स्पीशीज देखोगे ना, तो उसके वैलेंस शेल में ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां अनपेयर्ड हुआ तो वो प्रॉब्लम होगी। तो ये केस यहां पे भी है कि आप देखो हाइड्रोजन दोनों आपस में बाइंड कर रहे थे, किस फॉर्म में, सिंगल बॉन्ड किया था, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। दिस इज नोन एज रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि जब भी आप इसको लिखें तो दिमाग में रखें कि रेडिकल का मतलब होता क्या है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, मेकिंग सेंस, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे और केमिकल फॉर्मूलाज लिख के आगे की तरफ मेंशन करेंगे कि कैसे होगा, किस तरीके से, और परस्यू करेंगे। तो याद रखना कि हम किस तरीके से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सिंबल। सिंबल आइडेंटिफाई करने का मतलब कि सिंबल लिखेंगे कि वो बेसिक रेडिकल है कि क्या है, या एसिडिक रेडिकल है, क्या है वो। तो अगर सिंबल आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिक रेडिकल होगा रिटन फर्स्ट, देन एसिडिक रेडिकल्स। मतलब बेसिक रेडिकल को पहले लिखा जाएगा, एसिडिक रेडिकल को बाद में लिखा जाएगा। अब बेसिक रेडिकल क्या होता है, एसिडिक रेडिकल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमेशा याद रखना कि जो वैलेंसी होती है एटम्स की, वो टॉप ऑफ द सिंबल मेंशन की जाती है। जो भी उसकी वैलेंसी होगी टॉप ऑफ द सिंबल मेंशन की जाएगी। मतलब ये हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 होएगा, ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 होएगा, हमेशा ये मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। अब इग्नोर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स। डिवाइड करेंगे वैलेंसी ऑफ द नंबर हायर कॉमन फैक्टर HCF इफ दे गेट इन द सिंपल रेशियो। मतलब क्या है कि हम उसको डिवाइड करेंगे अगर वो सिंपल रेशियोज में जाते हैं। मतलब वी हैव टू डू दिस वेरी थिंग टू गेट अवर केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको पढ़ लो एक बार, इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा बट मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इंटरचेंज वैलेंसी नंबर लोअर राइट रेडिकल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप एटम्स वैलेंसी नंबर मोर देन 1 एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट ऑफ पैरेंथेसिस। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज करो अच्छा, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सारे आयंस जो इस फॉर्म में है, इसको अपने दिमाग में रखना कि भाई कॉपर 1 हो सकता है, फिर कॉपर 2 भी हो सकता है, ब्रोमीड आयन क्या होता है, ऑक्साइड आयन क्या होता है, सल्फाइड आयन क्या होता है, नाइट्राइड, अमोनिया, ये सारी चीज़ों का आप हमेशा दिमाग में रखना कि ये आयंस, इसको हमेशा दिमाग में रखना, तभी आप आगे चल के हायर क्लासेस में थोड़ा सा अच्छे से इन सारी चीज़ों को कर पाओगे। नाउ नेमिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स हम कैसे लिखते हैं। जैसे मेटल और नॉन मेटल्स एक साथ आते हैं तो उनको हम किस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कैल्शियम और नाइट्रोजन है, तो कैल्शियम नाइट्राइड के फॉर्म में होगा, ठीक है। और याद रखना जैसे प्रीफिक्स ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये हम ऐड करेंगे इन केस टू बी सेकेंड नॉन मेटल्स। उसके बाद से ऑक्सीजन इज प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला, नेम किया जाएगा कंपाउंड को डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है उसके हिसाब से उनकी नेमिंग होगी, ठीक है। कैल्शियम नाइट्राइड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसे इन मॉलिक्यूल्स को लिखा गया है। नहीं, अब ये सर्टेन नोमेनक्लेचर्स को देखना, हम वर्ड हाइपो कब यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 2 होगा।
तो हमारे पास क्या है NaClO, तो ये क्या हो गया सोडियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है, ये प्रीफिक्स है हाइपो, सफिक्स IET, आइट कब होगा जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा 2। तो जैसे हमारे पास क्या है सोडियम क्लोरीन और ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये कह जाएगा सोडियम क्लोराइट, मतलब क्या है जो ऑक्सीजन है उसका एटम कितना है 2 है। सफिक्स 8 कब होगा, 8 कब होगा जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 3, तो ये NaCl3 है ना, तो सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। क्लोरेट मतलब यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 3। प्रीफिक्स पर कब होगा जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा मोर देन 3, तो हमारे पास पर कब हो गया सोडियम NaCl और ऑक्सीजन कितना 4, तो क्या हो जाएगा सोडियम पर क्लोरेट। याद रखना 8 कब लगेगा जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 होगा। आइट कब लगेगा जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा हमारे पास 2, और हाइपो कब लगेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 2 होगा। तो ये ऑक्सीजन जब भी किसी भी मेटल्स और नॉन मेटल के साथ बाइंडेड होते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे होता है, इसको हमेशा आप दिमाग में बना के रखो। नाउ कुछ एसिड्स के नेमिंग कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बाइनरी एसिड्स जिसमें हम हाइड्रो यूज करते हैं और सफिक्स IC यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास HCl है तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइनरी एसिड्स हैं ये, ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स, ये भी हमारे पास क्या है बाइनरी एसिड्स हैं। लेकिन एसिड्स जब हमारे पास पॉलीएटॉमिक होता है, उसके अंदर पॉलीएटॉमिक्स होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि पॉलीएटॉमिक होएगा तो क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो जब भी वो प्रेजेंट होएगा, जैसे हमारे पास क्या है उस केस में हम सेकंड एलिमेंट जो होगा प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल का, तो हम हाइड्रो प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास जो पॉलीएटॉमिक ग्रुप है ना, ये जो हमारे पास H2SO4 है, ये क्या पॉलीएटॉमिक है, तो इसको हम पॉलीएटॉमिक है मतलब कि 2 से ज्यादा है, तो सेकेंडरी है, तो इस सल्फर है हमारे पास, तो इसको क्या लिखेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसी तरीके से HNO3 है, तो सेकेंड एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसीलिए हमने इसको क्या किया नाइट्रिक एसिड कर दिया। मतलब हमेशा सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल में, प्रीफिक्स हाइड्रो हम इस केस में ये नहीं यूज करेंगे, हम हमेशा पॉलीएटॉमिक के सल्फर या पॉलीएटॉमिक के नाइट्रोजन, इसको हम यूज करेंगे। इस केस में सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ये, ठीक है, और इस केस में नाइट्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड। तो याद रखना ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर्स के लिए, एक बार रोक के इन सारी चीज़ों को पढ़ के समझ लेना।